टेड्रोस ने यह बात कही है, डेल्टा वेरिएंट से कमजोर नहीं है ओमिक्रॉन का स्ट्रेन, नया स्ट्रेन, और सेकेंड वेव लाने वाले डेल्टा के मुकाबले तेजी से ये वेरिएंट फैल रहा है। ओमिक्रॉन का संक्रमण बढ़ रहा है। वैक्सीनेटेड या कोरोना से रिकवर लोग भी ओमिक्रॉन की चपेट में आ सकते हैं। WHO की तरफ से ये बातें कही गई हैं। तो नए नए फैक्ट सामने आ रहे हैं, नई नई बातें सामने आ रही है, और यही वजह है कि हम बार बार ये कह रहे हैं कि बहुत सारे सवाल हमारे आपके मन में हैं। उन सवालों का जवाब हमें तलाशना होगा, और आज की इस खास पेशकश में, खास चर्चा में हम यही कोशिश कर रहे हैं। वो सारे सवाल हम एक के बाद एक रखेंगे, और हमारे साथ एक बड़ा पैनल है डॉक्टर्स का, जो आपके मन में, हमारे मन में उठ रहे सवालों का जवाब देने का प्रयास करेंगे, ताकि इससे हमें आने वाली चुनौती में मदद मिल सके। और शुरुआत करेंगे हम अपने सवालों के साथ। तो पहला सवाल, पहला प्रश्न जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिर पहला प्रश्न क्या है। जो 25 सवालों की लंबी फहरिस्त है, उसमें पहला सवाल है कि क्या ओमिक्रॉन से ही तीसरी लहर आएगी? क्या ओमिक्रॉन की वजह से तीसरी लहर आएगी? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि सब यही पूछ रहे हैं कि जो तीसरी लहर है वो दरअसल ओमिक्रॉन उसी के संकेत दे रहा है। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, ये सवाल उन्हीं से हम पूछेंगे। सबसे पहले डॉक्टर मोहसिन वली हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो उनके पास ही चलते हैं। डॉक्टर मोहसिन, सीधा सटीक सवाल, क्या यही तीसरी लहर है? ये ओमिक्रॉन ही तीसरी लहर है? देखिए, वर्ल्ड ओवर जो ये ओमिक्रॉन अपना बिहेवियर दिखा रहा है, और जिस तरह से वैक्सीनेटेड लोगों को भी ये बाईपास कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है, और जिस तेजी से हमारे देश में केसेस बढ़ रहे हैं, हम रात को जब सोते हैं तो काउंट कुछ और होती है, जब सुबह उठते हैं तो संख्या भी आपने बताया 200 के आसपास पहुंच गई है। तो ये जो इसका बिहेवियर है ये बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, और शुरू से ही ये वायरस अनप्रेडिक्टेबल है, और आगे चल के इसमें और क्या म्यूटेशन होगा, इसकी संक्रमण में और कितनी तेजी आएगी, ये कहना इस समय बहुत मुश्किल था। हम यही बार बार तो क्या ये थर्ड वेव में यही कन्वर्ट होगा? यही वेरिएंट थर्ड वेव में कन्वर्ट होगा? जी, ये बिहेवियर जो है इसका, ये इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि इट कैन बी ए सुपर स्प्रेडर फॉर द रेस्ट। इट कैन बी अ सुपर स्प्रेडर, इट कैन बी अ सुपर स्प्रेडर, जो कि आपके अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे जल्दी से। जो दूसरा सवाल है हम वो आपको दिखाते हैं जल्दी से कि क्या है वो हमारा दूसरा सवाल, जो सवालों की 25 सवालों की लिस्ट है। दूसरा सवाल, क्या ओमिक्रॉन कम्युनिटी स्टेज में पहुंच गया है? क्या ओमिक्रॉन इस वक्त कम्युनिटी स्टेज में पहुंच गया है? हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनके पास एक एक करके चलेंगे। डॉक्टर नीलम मोहन भी हमारे साथ जुड़े, उनके पास जाने से पहले मैं दीपक आचार्य के पास जाऊंगा। क्या दीपक आचार्य, आप भी मानते हैं कि ओमिक्रॉन कम्युनिटी स्टेज में पहुंच गया है? कम से कम दूसरे देशों की हालत हम देख रहे हैं, वहां तो बहुत तेजी से फैल रहा है। रवि जी, डेफिनेटली नहीं, अभी वो स्टेज में नहीं पहुंचा है। ये बात तय जरूर है कि इसका जो ट्रांसमिट करने की जो इसकी कैपेबिलिटीज़ हैं बहुत ज़्यादा हैं, और जो अब तक रिकॉर्ड देखे जा रहे हैं 70% केसेस यूएस के अंदर में अकेले ओमिक्रॉन में डिटेक्ट हो रहे हैं। लेकिन कम्युनिटी स्प्रेड की बात अभी करना बहुत जल्दबाजी होगी, बहुत सारे आंकड़े आने बाकी हैं, थोड़ा सा इंतजार करना होगा। कम्युनिटी स्प्रेड नहीं है। देखिए, पहला जो सवाल था उसमें ये बात आई कि थर्ड वेव ये हो सकता है, ये सुपर स्प्रेडर हो सकता है, लेकिन अभी तक ये कम्युनिटी स्प्रेड के स्टेज में नहीं आया है। ये दूसरा सवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा सवाल क्या है वो हम आपको सबसे पहले दिखाएंगे। तो तीसरा सवाल है कि क्या डेल्टा से भी ज्यादा तबाही लाएगा? ये देखिए, तीसरा सवाल जो है, थर्ड क्वेश्चन, क्या डेल्टा से भी ज्यादा तबाही लाएगा ओमिक्रॉन? इस सवाल का जवाब भी हम अपने पैनल में मौजूद एक्सपर्ट से पूछेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। जैसा कि हमारे सारे एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं, डॉक्टर नीलम मोहन, क्या यह माना जाए, क्या ये जो हम सवाल पूछ रहे हैं, तीसरा हमारा जो सवाल है, कि डेल्टा से भी ज्यादा तबाही ला सकता है? Well, answer is not really, because जब डेल्टा हुई थी, जो तबाही हुई, I don't think उतना ज़्यादा सीवियरिटी होएगी, because उसके बाद हमारी ओवरऑल स्टेट ऑफ वैक्सीनेशन इज मच इम्प्रूव। आज की डेट पे 138 करोड़ अब इंडिया में भी वैक्सीन यूज कर लिए, यूज प्रोपोर्शन जो सिंगल डोज और डबल है। तो ये जो लेटेस्ट अभी जो मेडिकल एसोसिएशन ऑफ साउथ अफ्रीका की हेड है, उसने जो उनके एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 538 पेशेंट्स एडमिट थे,
तो उनमें ये बताया कि दैट मोस्टली अनवैक्सीनेटेड पीपल में एडमिशंस या आईसीयू हो रहा है। दैट मींस यानी कि अब तक की जो फाइंडिंग है उससे कम से कम ये है कि ये अभी तक उतना खतरनाक नहीं दिख रहा। चलिए हम चौथे सवाल की तरफ बढ़ेंगे। चौथा सवाल क्या है आज का? तो चौथा सवाल हम आपको बता रहे हैं कि क्या वैक्सीन की बूस्टर डोज ही ओमिक्रॉन से बचाएगी? जो बूस्टर डोज की बात लगातार कही जा रही है, हमारा चौथा सवाल है। डॉक्टर राजेश, मैं आपके पास आऊंगा और इस सवाल का जवाब चाहूंगा कि आप बताएं, क्या बूस्टर लगाना इसका समाधान होगा, बचा पाएगा बूस्टर? एक तो इतना टाइम नहीं है कि आप सारे लोगों को बूस्टर लगा पाएं, बट ऐसा नहीं है कि जो लोग वैक्सीनेटेड हैं ओमिक्रॉन बिल्कुल नहीं उनसे बचाएगा। जी। ये कितना इफेक्ट है ये अभी तक पता नहीं लगा, क्योंकि ये बहुत जल्दी से आया है, बहुत जल्दी नहीं, क्या लाइफ सेविंग साबित हो सकता है या ये सपोर्ट करेगा इन्फेक्शन के दौरान? हाँ, ये डेफिनेटली जो वैक्सीनेटेड लोग हैं ये मत सोचें कि वैक्सीनेशन का इस पे असर नहीं होगा। वैक्सीनेशन का असर होगा, थोड़ा कम हो सकता है, बट वैक्सीनेशन का असर होगा। और इसका सबसे ज्यादा जो घबराहट की बात है कि ये बहुत तेजी से फैल रहा है। बिल्कुल। और ये माना जा रहा है कि अगर यूके का पैरेलल जैसे यूके में बढ़े हैं तो इस हिसाब से बिल्कुल 13-14 लाख अभी तक गौर करने वाली बात है और लगभग सभी मान रहे हैं कि इसका संक्रमण बहुत तेजी से फैलता है और यही सबसे बड़ी चिंता की बात है। पांचवें सवाल की तरफ बढ़ेंगे। पांचवा सवाल जो हम आपके सामने रख रहे हैं, हमारे सारे पैनल में जो गेस्ट मौजूद हैं उनके सामने रख रहे हैं, ओमिक्रॉन पर कोविशील्ड कोवैक्सीन की एफिकेसी क्या, कितना प्रभावी है ये दोनों, हमारे जो देश में हमारे वैक्सीन है ये कितने प्रभावी हैं, ये जानना भी बेहद जरूरी है। हमारे साथ हमारे डॉक्टर्स का पैनल जुड़ा हुआ, हम उनसे ही ये सवाल पूछेंगे कि आखिर कितना प्रभावी है। तो हमारे साथ राजू व्यास जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राजू व्यास, ये जो बात कही जा रही है कि हमारे जो वैक्सीन है, इंडिया के जो वैक्सीन है वो कितने कारगर है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कारगर है, बहुत सारे लोग डाउट पैदा कर रहे हैं, आप क्या मानते हैं? नहीं, अभी तक का तो हमारे हिंदुस्तान का जो डेटा है ओमिक्रॉन के हमारे हिंदुस्तान में आने के बाद और इवन डेल्टा के प्रेजेंट रहते हुए भी अभी पर डे के हिसाब से भी अगर हम देखें तो हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा नंबर ऑफ केसेस नहीं है। उसको देखते हुए हमें ये लगता है कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन हिंदुस्तान में जो दो वैक्सीन इंडिजिनसली बने थे वो हमारे लोगों में बहुत अच्छे से कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कार्य कर रहे हैं। जैसा कि आप बता भी रहे हैं कि अभी तक जो स्टडी आई है उसके हिसाब से हमारे वैक्सीन जो है कारगर साबित हो रहा है। चलिए छठे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। छठा सवाल क्या है? बच्चों को लेकर ये हमारा छठा सवाल है जो हम रख रहे हैं अपने सवालों की लिस्ट में। बच्चों के लिए ओमिक्रॉन कितना खतरनाक हो सकता है, ये हमारा छठा सवाल है जो हम अपने पैनल के सामने रखेंगे और इसका जवाब मैं चाहूंगा डॉक्टर नीलम दें। डॉक्टर नीलम, उसमें ऐसे है, देखो जो अभी हमारी नेशनल बॉडी इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स उसका भी पेपर आया है। वी स्ट्रांगली फील दैट यस चिल्ड्रन में भी सिवियरिटी हुई है, चिल्ड्रन में भी MIS-C हुई है और जो मेंटल ट्रॉमा चिल्ड्रन को मिला है क्योंकि उनको स्कूल सब बंद कर चुके हैं बिकॉज ऑफ दिस। एंड नवंबर एंड तक हमें गवर्नमेंट ने बोला था कि ये वैक्सीन आएगी, तो हम स्ट्रांगली फील करते हैं एज अ कम्युनिटी ऑफ इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स अलॉन्ग विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट बच्चों को वैक्सीन लगनी चाहिए। बच्चों को वैक्सीन लगनी चाहिए। ये देखा गया है कि जिनको वैक्सीन लग रही है अडल्ट्स में उनको सिवियरिटी कम और है। इसको लेकर WHO ने अप्रूवल भी दिया और शायद कुछ महीनों में इसकी शुरुआत भी हो जाए, हम ये जता रहे हैं उम्मीद। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न हम आपको जल्दी से बता रहे हैं। अगला प्रश्न ऑक्सीजन लेवल को लेकर। जी हाँ, ओमिक्रॉन के हमले से भी शरीर में ऑक्सीजन लेवल की कमी होगी क्या, यह सवाल है। डॉक्टर मोहसिन से यह सवाल मैं करूंगा। डॉक्टर मोहसिन, क्या ऑक्सीजन की कमी होगी? देखिए, ये इसमें एक फिनोमेना देख ली गई है और जिसको छाप भी दिया गया है कि ट्रैकिया जो हमारी सांस की पाइप है वहां तक जाता है, लंग्स तक नहीं जाता है। और चूंकि लंग्स तक नहीं जाता है इसलिए मेजॉरिटी ऑफ केसेस में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि लंग्स का जो पेरेन्काइमा है, लंग का जो गुब्बारे वाला टिश्यू है वो इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। सिर्फ सांस की नली तक ये जाके अपना वो स्थान को नियुक्त कर लेता है कि मुझे इससे आगे नहीं जाना है। ये तो इसकी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम लोगों ने पहली बार पता ही नहीं लग पा रहे थे कि CT स्कैन के बगैर के लंग्स में कितना इन्वॉल्वमेंट हुआ है। तो ये रेस्पिरेटरी ट्रैक से जाता है और ट्रेकिया की जो ब्रोंकाई है वहीं तक रहेगा ज़्यादा
तो ये बात तो देख ली गई है, लेकिन लंग्स का इन्वॉल्वमेंट सुपर एडेड इन्फेक्शन हो सकता है इस ओमाइक्रॉन के साथ, अगर दूसरा इन्फेक्शन कोई हो जाए, जैसे कि आजकल पॉल्यूशन है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे और फैक्टर्स हैं जिसको भी कंसीडर करना पड़ेगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 8वां सवाल हमारे सामने होगा। अब 8वां सवाल हमारा क्या है, जल्दी से आपको बिग वॉल ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। क्या ओमिक्रॉन से एक दिन में 14 लाख तक के केसेस आ सकते हैं? इतनी बड़ी संख्या हो सकती है? डॉक्टर राजेश, आप इस सवाल का जवाब दें। क्या 14 लाख तक आ सकते हैं आंकड़े पर डे? अगर यूके में जिस तरह से स्प्रेड हुआ है तो ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि अगर उसी स्पीड से बढ़ता है, क्योंकि वहाँ भी लोग वैक्सीनेटेड हैं, तो 14 लाख से तक हर रोज़ केसेस आ सकते हैं। बट मेजॉरिटी अभी भी जितने हैं 80% इंडिया में भी जो आए हैं, जो डिटेक्ट हुए हैं, वो एसिम्प्टोमेटिक हैं। अभी भी देखिए, एक आज यूएसए में डेथ हुई, यूके में अभी भी इतने केसेस के बावजूद मोर्टालिटी बड़ी कम है। हालांकि लोग एडमिट भी हुए हैं जिनको ओमाइक्रॉन था, बट मेजॉरिटी माइल्ड केसेस की तरफ है। सिम्टम्स फर्क हैं बट माइल्ड की तरफ है। माइल्ड की तरफ है, लेकिन केसेस की संख्या बड़ी हो सकती है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बिग वॉल पे हम आपको जल्दी से दिखाते हैं। ये हमारा 9वां सवाल। क्या ओमिक्रॉन के बाद फिर कोई नया वेरिएंट आएगा? क्या कोई नया वेरिएंट आ सकता है? दीपक आचार्य, क्या कोई नया वेरिएंट ओमिक्रॉन के भी बाद आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। जब तक होस्ट मिलेंगे वायरस को, तब तक वो रूप चेंज करते रहेगा, अपना ट्रांसफॉर्म करते रहेगा अपने आप को। इसलिए वैक्सीनेशन पर जोर दिया जा रहा है कि कम से कम उसको मौका मिले फर्टाइल होने का। जितना ज्यादा फर्टाइल होगा, जितने ज्यादा उसके अंदर में म्यूटेशंस होंगे, रूप बदलेंगे उसके, और नए नए वेरिएंट्स हमें देखने बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि नया वेरिएंट आ सकता है, हमें और सतर्क रहने की जरूरत है, वैक्सीनेशन की जरूरत है। अगला सवाल, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 10वां प्रश्न जो हमारी लिस्ट में है, 10वां प्रश्न क्या है, जल्दी से हम आपको बताते हैं। 10वां प्रश्न यह है कि क्या सरकार को वैक्सीन बूस्टर डोज शुरू करनी चाहिए? डॉक्टर राजू, क्या बूस्टर शुरू करने का समय आ गया है? जहां तक बूस्टर डोज का सवाल है, तो डेफिनेटली हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए, और जो भी लो इम्यूनिटी के लोग हैं, जैसे कि ट्रांसप्लांट जिन लोगों को हुआ है, जिनका किसी प्रकार का कैंसर की थेरेपी के ऊपर है, उन स्पेशली उन लोगों के लिए बूस्टर थेरेपी की मुझे लगता है कि जरूरत पड़ेगी, और उसके लिए एक नए प्रकार के दूसरे वैक्सीन की जरूरत पड़ेगी। मुझे लगता है मोस्ट लाइकली, यानी आप मानते हैं कि इसकी जरूरत पड़ेगी, और कम से कम जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, उनको पड़े। अगले सवाल की तरफ। 11वां सवाल क्या है? 11वां सवाल आज का हम वो आपको बताते हैं जल्दी से। ओमिक्रॉन को लेकर क्या बूस्टर डोज के लिए वैक्सीन को बदला जा सकता है, वैक्सीन में चेंज किया जा सकता है? डॉक्टर मोहसिन, क्या वैक्सीन के फॉर्म में बदलाव की जरूरत? जी, चूंकि इसमें जो म्यूटेशंस हुए हैं वो स्पाइक प्रोटीन में हुए हैं, तो म्यूटेशन स्पेसिफिक या हमारे वैक्सीन, जैसे भी डॉक्टर राजू व्यास बताना चाह रहे थे, तो वैक्सीन इसके स्पेसिफिक भी डिजाइन किया जा सकता है। लेकिन एक बात अच्छी ये है कि हमारा जो कोवैक्सीन है वो स्पाइक प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन नहीं है, और वो इसमें पूरी तरह अभी तक कारगर है, और वी कैन रिलाई ऑन दैट, क्योंकि वो होल वायरॉन वैक्सीन है। तो अभी वैक्सीन के बारे में इतनी कश्मकश की जरूरत नहीं है, लेकिन फर्स्ट डे से ही फाइजर और मॉडर्ना म्यूटेट हो रहा है, तो भविष्य में इसकी संभावना आप जता रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या है? हमारी जो लिस्ट का अगला प्रश्न है वो हम आपको दिखाते हैं। 12वां प्रश्न है ये, क्या कुछ ओमिक्रॉन वैक्सीन को भी बाईपास कर सकता है? डॉक्टर नीलम, कितनी संभावना लगती है आपको? सवाल क्या ओमिक्रॉन वैक्सीन को भी बाईपास कर सकता है, यानी कि इसका कोई असर ना हो, इसकी संभावना? बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट ये तो क्लियर डेटा आ चुका है, और इवन जिनको फाइजर वैक्सीन मिले थे 33% ही प्रोटेक्शन थी, मॉडर्ना की उसके स्लाइटली बेटर थी, और जो हमने यूके में देखा इतने केसेस आ रहे हैं, दे रिसीव कोविशील्ड उसके बावजूद। तो दो राय नहीं है कि वैक्सीन लगने के बाद भी उसको, यानी आप मानती हैं कि इस बात की संभावना है, इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता? थोड़ा सा डेटा ये बता रहा है कि उसमें सीवियरिटी कम है। सीवियरिटी कम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 13वां प्रश्न क्या है वो हम आपको जल्दी से बताते हैं, फिर उसका उत्तर लेने की भी कोशिश करेंगे। क्या दुनिया को कोरोना वायरस की कभी मुक्ति मिल पाएगी? क्या हम इससे मुक्त हो पाएंगे? डॉक्टर राजू, क्या कभी दुनिया फ्री हो जाएगी कोरोना से? अभी तो नहीं लगता है इसको देखते हुए, क्योंकि आने वाले 2 से 3 सालों तक ये वायरस अपने आप को इसी प्रकार से म्यूटेट करता रहेगा, जैसा कि हम देखते हैं। आने वाले कुछ सालों बाद एक पॉसिबिलिटी लगती है कि जिस तरीके से हिंदुस्तान में
हम समय समय पे फ्लू देखते हैं, उसी प्रकार ये वायरस धीरे धीरे, यानी आप मानते हैं कि बहुत जल्दी हो जाए, डीएक्टिवेट हो जाए। मुक्ति संभव नहीं है, अभी कोरोना रहेगा। अगले सवाल की तरफ, अगला सवाल 14वां सवाल, 25 में से 14वें सवाल पे हम आ चुके हैं। देखिए, बिना वैक्सीन वाले शख्स के लिए ओमिक्रॉन कितना खतरनाक हो सकता है? डॉक्टर दीपक, कितना खतरनाक हो सकता है अगर किसी ने वैक्सीन नहीं लिया तो? बिल्कुल, जिसने वैक्सीनेट नहीं कराया अपने आप को, वो सबसे ज्यादा रिस्क में है। इस समय सबसे ज्यादा रिस्क इन्हीं की है, और हमें भी, जो लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं उन लोगों को भी खतरा उन लोगों से ज्यादा है। वायरस से कम खतरा है, उन लोगों से ज्यादा खतरा है। जल्दी से वैक्सीन ले लीजिए अगर आपने नहीं लिया है, ये आपके लिए बेहद जरूरी है। नए खतरे को देखते हुए आगे बढ़ते हैं, 15वें प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। 15वां प्रश्न हमारा क्या है आज की लिस्ट में, तो वो देखिए 15वां प्रश्न, क्या ओमिक्रॉन हवा के साथ पानी में भी फैल सकता है? डॉक्टर राजेश, क्या पानी भी इसका कैरियर होगा? ये तो इसका जो अभी तक ये फैलता है, ड्रॉपलेट से फैलता है। एक दूसरे से जब आप बात करते हैं, खांसते हैं, स्नीज करते हैं, या कोई भी जोर से छींक मारते हैं, तो उनसे फैलता है अगर पेशेंट उसके बहुत नज़दीक है। और थोड़ी देर ये हवा में भी रहता है। एयरबॉर्न, ये बड़ा इसमें कंट्रोवर्सी है कि एयरबॉर्न रहता है कि नहीं, पर ये मानते हैं कि शायद एयर में भी थोड़ी देर रहता है। तो एयरबॉर्न से भी है और ड्रॉपलेट से भी है, बट पानी के थ्रू अभी तक मुझे नहीं पता पानी के थ्रू इसका कोई स्प्रेड है। फोमाइट्स के थ्रू भी जो चीज़ें टच करके भी लोग पूछते थे, उसके थ्रू भी नहीं है। तो इसलिए मेनली इसका जो ट्रांसमिशन है वो इनके थ्रू होता है। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि पानी से ये फैल सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा 16वां प्रश्न आज का, क्या ओमिक्रॉन को रोकने का आखिरी विकल्प लॉकडाउन है? क्या ओमिक्रॉन को रोकने का सिर्फ तरीका लॉकडाउन है? डॉक्टर मोहसिन, लॉकडाउन ही एकमात्र तरीका है क्या? देखिए, लॉकडाउन इन द पास्ट एक बैड वर्ड बन चुका है, और अभी जिन कंट्रीज में बहुत ज़्यादा ये फैल रहा है वो भी अभी सकते में है कि लॉकडाउन नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ जो सावधानी है वो लॉकडाउन में, हमेशा कहता हूँ, अपनी नाक का लॉकडाउन, माउथ का लॉकडाउन और बाहर जाने का कदमों का लॉकडाउन, ये 3 लॉकडाउन अगर हम कर लेंगे सेल्फ इम्पोज, तो किसी लॉकडाउन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि लॉकडाउन के नुकसानों पे बहुत तबसरा हो चुका है और लॉकडाउन एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन नहीं है। इकोनॉमी शुड ग्रो एंड वी शुड कीप वर्किंग। जैसे अभी हम लोग काम कर रहे हैं, आप अपने स्टूडियो से कर रहे हैं, मैं अपने घर से कर रहा हूँ, तो यही सोल्यूशन है। बिल्कुल, यानी व्यक्तिगत सावधानी बहुत जरूरी है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है लॉकडाउन के मुकाबले। चलिए अगले प्रश्न की तरफ, हमारा 17वां प्रश्न आज की लिस्ट में 17वां प्रश्न क्या है? क्या अब बच्चों का भी वैक्सीनेशन तुरंत शुरू किया जाना चाहिए? यह सवाल डॉक्टर नीलम से होगा। डॉक्टर नीलम, बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो जाना चाहिए? बिल्कुल, इसमें दो राहें नहीं है कि बच्चों का हो जाना चाहिए, बिकॉज काफी महीने हो गए हैं जब BCGI से अप्रूवल कोवैक्सीन और जाइडस की दोनों को मिल चुकी थी, और उन दूसरे को कोवैक्सीन को 2 to 18 एंड द अदर 12 अबव। तो हमें स्पेशली ओल्डर चिल्ड्रन जिनको स्कूल्स जा रहे हैं या कनेक्ट है, उनको नंबर 1 प्रायोरिटी शुड बी गिवन टू हाई रिस्क चिल्ड्रन। जैसे बड़ों में भी अगर मुझे बूस्टर डोज की आपने बात की, तो बिसाइड हेल्थ केयर वर्कर्स, इम्यूनोसप्रेस्ड एंड एल्डरली मोर देन 65 years 60 years जिनको एल्डरली हो, कोमोबिडिटी हो, उसी तरीके से बच्चों में भी आई वुड से जो भी कोमोबिडिटी। बिल्कुल, तो आप मानती हैं कि बच्चों को वैक्सीन लगाई जानी चाहिए, अब उसका समय आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 18वां प्रश्न आज का 18th क्वेश्चन, क्या किसी को ओमिक्रॉन और डेल्टा संक्रमण एक साथ हो सकता है? क्या दोनों वेरिएंट एक साथ किसी को संक्रमित कर सकते हैं? डॉक्टर दीपक आचार्य। लॉजिकली नहीं, क्योंकि एक कोई भी एक आता है। डेल्टा इस समय चूंकि अब खत्म होते जा रहा है, जो भी इन्फेक्शंस होंगे मेजरली अब ओमिक्रॉन के होने वाले हैं। एक साथ 2 वेरिएंट्स वाली बात कभी नहीं आएगी, वो सिर्फ एक ही वेरिएंट होगा, या तो डेल्टा होगा या तो ओमिक्रॉन होगा। लेकिन अब डोमिनेंस इस समय ओमिक्रॉन का है और लोड वायरस का ओमिक्रॉन का है, तो ओमिक्रॉन ही होगा। ओमिक्रॉन को लेकर अभी ज्यादा संभावना जताई जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न आज का 19वां प्रश्न क्या है? क्वेश्चन क्या है? 19, तो वैक्सीन के बाद भी ओमिक्रॉन से मौतें हो रही हैं, बचाव क्या है? वैक्सीन तो दी जा रही है फिर भी मौतें। डॉक्टर राजू व्यास, क्या कहेंगे आप? बचने के तो अभी भी वही 2 अपने संभावित तरीके हैं। एक है कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर और दोनों डोज वैक्सीन का लेना। इन दोनों को अगर हम अभी आने वाले कुछ सालों तक कंटिन्यू करते हैं, तो मुझे लगता है कि हम ओमिक्रॉन से भी हमारी घर को, हमारे परिवार को और हमारे देश के लोगों को बचा पाएंगे।
जी बिल्कुल। और देखिए, अब हम 20वें प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। हम अपने 25 सवालों की लिस्ट में 20वें प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं, अगले सवाल की तरफ। और मैं चाहूंगा कि डॉक्टर राजेश उसका जवाब दें, हम लौटेंगे उनके पास, लेकिन पहले सवाल आपको बताएं, क्या ओमिक्रॉन से भारत में ब्रिटेन अमेरिका जैसे हालात होंगे? डॉक्टर राजेश चावला, क्या जो हम अमेरिका ब्रिटेन में देख रहे हैं वो भारत में भी देखने को मिल सकता है क्या? देखिए, लोग मास्क नहीं डालेंगे, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं रखेंगे, वैक्सीनेशन नहीं कराएंगे, तो बहुत तेज़ी से वैसे हालात हो सकते हैं। बट अभी तक जिस तरह से अभी स्लोनेस है, हालांकि ज़्यादातर पेशेंट जो हिंदुस्तान में आए हैं वो ये कहते हैं, ज़्यादातर यूएई या इन कंट्रीज से जो आए हैं वो लोग पॉजिटिव हैं और 80% अभी भी एसिम्प्टोमेटिक हैं। बट ब्रिटेन जैसे हालात होंगे कि नहीं होंगे ये आने वाला समय ही बताएगा, पर मुझे लगता है कि शायद उतना खराब ना हो। इसी पे मैं डॉक्टर मोहसिन से भी ये सवाल कर लूं कि हमने पहले भी देखा कि यूरोपियन कंट्रीज में, अमेरिका में कोरोना पहले ज्यादा फैला और फिर भारत में उसकी एंट्री होती है। क्या ओमिक्रॉन में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल सकता है या फिर हमारे पास अभी समय है? देखिए, समय तो है, लेकिन हमको सावधान रहना है, सतर्क रहना है, और इसी में हमारी भलाई है। और सबसे ज्यादा टीके पे जोर देना है। ओमिक्रॉन का जो केस का जो घनत्व है वो अभी इंडिया में बढ़ सकता है जैसे जैसे हम टेस्ट बढ़ाएंगे। एक कल ऐलान जो केजरीवाल साहब ने किया है दिल्ली में कि हम टेस्ट सबका करेंगे, हो सकता है उसमें बहुत डिफरेंट पैटर्न निकल के सामने आए कि कितने लोगों को, कितने टोटल वायरस के इन्फेक्टेड लोगों को ओमिक्रॉन आ रहा है। उसके हिसाब से हमको अपनी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। वार्ड्स को सेफ और सिक्योर रखना पड़ेगा ओमिक्रॉन पेशेंट्स के लिए। और ऑलरेडी 4 हॉस्पिटल्स दिल्ली में जैसे आइडेंटिफाई किए गए हैं और इस स्टेट्स में भी ऐसा हुआ होगा, तो हमको अभी सतर्क दो रहना। वेरिएंट से भारत के अपने युद्ध का एक अनुभव भी है, तो शायद उससे भी मदद मिले इस बार इसको टैकल करने के लिए। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। 21वां सवाल, हम 21वें सवाल तक पहुंच चुके हैं। तो 21वां सवाल क्या है, जल्दी से आपको बताएं। क्या वैक्सीन को अपडेट करके ओमिक्रॉन का खतरा कम होगा? डॉक्टर नीलम, वैक्सीन को अपडेट किया जाए तो खतरा कम हो जाएगा? जो मॉडर्ना के सीईओ है, ऑलमोस्ट विद इन अ वीक जब ये वैक्सीन साउथ अफ्रीका में निकली थी, उनका इंटरव्यू सुना था, दे टीम इमीडिएटली स्टार्टेड वर्किंग ऑन मेकिंग अ न्यू वैक्सीन बेस्ड ऑन दैट ओमिक्रॉन के हिसाब से। वो सीईओ ने तब बताया था और उन्होंने ये कहा था कि दिसंबर एंड या जनवरी तक शायद वो एक न्यू इसको डील करने की निकाल पाए। तो मुझे उम्मीद है जिस तरीके से मॉडर्ना के सीईओ ने बोला, इस पर काम चल रहा है एंड दे वर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट। इस पे हम दीपक आचार्य से भी ले लेते हैं जवाब। वायरोलॉजिस्ट हैं, वो बेहतर बता पाएंगे कि अगर वैक्सीन को हम अपडेट करें तो क्या ओमिक्रॉन से लड़ने में काफी मदद मिल सकती है? किसी भी वायरस से फाइट करने के लिए आपको, यदि वो बार बार यदि म्यूटेट हो रहा है, बार बार चेंज हो रहा था, हर बार आपको वैक्सीन को अपग्रेड करनी पड़ेगी। जैसा नॉर्मल फ्लू के शॉट्स होते हैं यूएस में, मैं हमेशा कहता हूं हर साल उन लोगों को, यूएस सिटीजन्स को हर साल शॉट्स देने पड़ते हैं, क्योंकि हर साल उनका वैक्सीन जो है वो अपग्रेड होता है। जो बात आ रही थी कि जरा उसको भी समझाइए कि जो भारत में वैक्सीन बने हैं वो टोटल वायरस के बिहेवियर को देखते हुए बने हैं। अगर सिर्फ प्रोटीन स्पाइक्स के बेस पे बनाएंगे तो जल्दी जल्दी अपडेट करना पड़ेगा। जरा इस तकनीकी शब्द को समझाइए कि क्या इसके कहने का अर्थ है। देखिए, जब वैक्सीन बनता है तो जितने वायरसेस आइडेंटिफाई हुए जीन सीक्वेंसिंग के दौरान या उस प्रोसेस के दौरान, उनके बेसिस पर उनको टारगेट रखकर, उनको ध्यान में रखकर वैक्सीन बनाई जाती हैं। वायरस हर समय चेंज होते जा रहा है, म्यूटेट होते जा रहा है। अब जो नए वायरस आते जाएंगे, नए जो म्यूटेट होते जाएंगे, म्यूटेशंस आते जाएंगे, आपके पिछले जो डेटा था आपका, जिससे आपने रिकॉर्ड वैक्सीन बनाया था, वो शायद उस पर कारगर नहीं होगा। इसलिए आपको हर बार जीन सीक्वेंसिंग पर ध्यान देना पड़ेगा। जीन सीक्वेंसिंग होने के बाद में उसकी लाइब्रेरी को अपडेट करेंगे कि और उसके हिसाब से चेंज करने पड़ेंगे। अपडेट होंगी जैसे जैसे वायरस अपना रूप बदलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम अपने अगले सवाल की तरफ, 22वें सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। हम उस सवाल की तरफ बढ़ेंगे, 22वां सवाल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम चूंकि 21 सवाल आपसे पूछ चुके हैं, तो वो सवाल ये है कि क्या ओमिक्रॉन, जो हमने पूछा था कि क्या ओमिक्रॉन को लेकर, अगला सवाल जो है कि क्या ओमिक्रॉन को लेकर जो भारत की तैयारी है वो पर्याप्त है या फिर हमें और भी कुछ करना पड़ेगा? देखिए 22वां सवाल आ गया, ओमिक्रॉन पर बूस्टर डोज असर क्यों नहीं कर रहा है? जो बूस्टर डोज दिए जा रहे हैं, विदेशों की बात कर रहे हैं डॉक्टर राजेश, विदेशों में हम देख रहे हैं बूस्टर डोज लगाया जा रहा है, फिर भी ओमिक्रॉन बढ़ रहा है। देखिए, जैसा मैंने पहले भी कहा कि जो वैक्सीन है वो इस म्यूटेंट के खिलाफ नहीं है, फिर भी ये प्रोटेक्शन करता है उसके खिलाफ। तो अगर इस
वायरस की पर्टिकुलरली जो म्यूटेंट वायरस है ओमाइक्रॉन, इसको भी इंक्लूड करके जो वैक्सीन बनाई जाएगी उसका ज़्यादा असर होगा। तो इसीलिए केसेस ज़्यादा हो रहे हैं। अगर ये ऑलरेडी वैक्सीन इंक्लूड होता तो इतने केसेस ना होते। तो ये एक रीज़न है प्रॉब्ली के इफेक्ट है, शायद इसीलिए माइल्ड केसेस ज़्यादा हो रहे हैं। बट इसकी जो इन्फेक्शियसनेस है, स्प्रेड करने की क्षमता बहुत तेज़ी है, इसीलिए सारा संसार इससे बहुत चिंतित है। तो अगर बहुत नंबर होते हैं, अगर बहुत थोड़े लोग भी सिक होते हैं तो उनका नंबर भी बहुत लार्ज हो जाता है। अगर 15 में से 5% होते हैं तो 5 मतलब बहुत, और अगर 500 में से 5% होते हैं तो उनका नंबर लार्ज होता है। तो अगर थोड़े भी सिक होते हैं और अगर नंबर लार्ज होगा तो उनका तादाद बहुत होगा। हमारी जो तैयारी है, देखो एक बारी हम इसको फेस कर चुके हैं, सिस्टम मेट्रो सिटीज में, बाकी जगह, और कमियां क्या है वो सब वो जानते हैं। बिल्कुल, वो चीजें हमने देखी हैं और बहुत तक करेक्ट भी किया है, लोग थोड़े सेंसिटाइज भी हैं। डॉक्टर राजू, इसी पर मैं भी आपसे चाहूंगा कि बूस्टर डोज लगाए गए हैं बाहर, यूएस में भी और दूसरे देशों में भी, फिर भी ओमिक्रॉन फैला है, इसकी वजह क्या मानते हैं? जी, ऐसा है कि जहां तक साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और अमेरिका के जो डेटा देखे गए हैं उसमें ये देखा गया है कि ज्यादातर वो लोग थे जिनको कि ओमिक्रॉन का इन्फेक्शन हुआ, जिनको कि या तो एक डोज भी वैक्सीन नहीं लगी या जिनको सिंगल डोज वैक्सीन लगी। कुछ ऐसे भी पेशेंट्स हैं जिनको डबल डोज वैक्सीन भी लगी थी। जिनको डबल डोज वैक्सीन और बूस्टर डोज लगी उनके अंदर बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स हैं। इसका कहने का मतलब है कि तीनों डोजेस जो है, जिनको भी बूस्टर डोज भी लगी है, उनके अंदर यह वैक्सीन जो है काफी इफेक्टिव वे में उनकी जान जाने की प्रवृत्ति से प्रिवेंट करता है, जान नहीं जाती इसके कारण से। जी, यानी कि संक्रमण होगा लेकिन उसकी सीवियरिटी शायद कम हो अगर बूस्टर लगाया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम अब अपने 23वें सवाल की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, हम धीरे धीरे अपने सवालों की फहरिस्त के अंतिम पायदान पे पहुंच चुके हैं। 23वां सवाल, ओमिक्रॉन शरीर पर सबसे ज्यादा कहां असर डालता है? शरीर के किस हिस्से को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है ओमिक्रॉन? डॉक्टर मोहसिन। सिम्टम प्रोड्यूस करता है, जैसे हेडेक होता है, और सबसे ज्यादा ये जनरल इफेक्ट डालता है, जैसे कि थकान इसका बहुत ज्यादा मेजर लक्षण करके सामने आया है। और जैसे मैंने अभी बताया कि ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के वहां तक के हिस्से को प्रभावित ज्यादा करता है, जिसको हम ट्रैकिया ब्रोंकस ब्रोंकाई कहते हैं। तो ये जो श्वास नली है, जिसको हिंदी में हम श्वास नली कहते हैं, उसको अधिक प्रभावित कर रहा है। और भी ऑर्गन्स को ये कर सकता है। और दूसरी बात जो सामने आई है बहुत इंपॉर्टेंट, कि इसमें मेजॉरिटी ऑफ केसेस में टेस्ट का लॉस और सूंघने की शक्ति का लॉस नहीं देखा गया है। तो समहाउ ये लंग्स को छोड़ रहा है। वो जो बड़ा इसके लिए बड़ी मेहरबानी कर रहा है हमारे ऊपर, जो लंग्स को अभी ये प्रभावित नहीं कर रहा है। लेकिन सेकेंडरी इन्फेक्शन या डायबिटिक लोगों में इसका खतरा बना हुआ है। हमको ये नहीं कहना चाहिए कि हम एक लाइन खींच सकते हैं कि यहाँ तक ओमाइक्रॉन जाएगा और इसके बाद नहीं जाएगा। इट कैन गो टू द सिस्टम, इन्वॉल्व एनी बॉडीज, एनी ऑर्गन। सो ये ऐसे जैसे केसेस आ रहे हैं तो देखने को मिलेगा। डॉक्टर राजेश की भी ओपिनियन लेते हैं। डॉक्टर राजेश, पिछली बार हमने देखा कि डेल्टा प्लस में, चाहे वो हार्ट से रिलेटेड बीमारी वाले हों, शुगर की डिजीज हो, या फिर एक दो और लंग से के इन्फेक्शन वाले बीमारी से पहले से जो जूझ रहे हैं, वो बहुत ज्यादा उससे प्रभावित हुए। ओमिक्रॉन को लेकर कैसे मरीजों को सावधान करना चाहेंगे? देखो, कोई भी इन्फेक्शन जो है, अगर किसी को कोमॉर्बिडिटीज है, जैसे कि डायबिटीज, क्रॉनिक किडनी डिजीज, क्रॉनिक लंग डिजीज, क्रॉनिक हार्ट डिजीज, मेलिग्नेंसी, इम्यून डेफिशिएंसीज, या इनको कीमोथेरेपी मिली है या इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स पे हैं, ये सब व्यक्ति इन्फेक्शन को एक आम व्यक्ति जो इम्यूनो कॉम्पिटेंट है उससे ज़्यादा प्रोन रहते हैं। तो वो खतरा इनमें आम व्यक्ति के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा। ये तो इसमें कोई दो राय नहीं है। और इनको ज़्यादा सावधानी बरतने की, सबको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। इनको थोड़ी ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है, बिकॉज इनमें इन्फेक्शन ज़्यादा सिम्टोमेटिक हो सकता है और ज्यादा प्रॉब्लम कर सकते हैं। बिल्कुल, ऐसे लोगों को ज्यादा सतर्क रहना होगा, यही सावधानी हमें रखनी होगी। अगले सवाल की तरफ चलिए, अगले सवाल की तरफ, यानी कि 24वें सवाल की तरफ हम बढ़ रहे हैं। हमारे अब सिर्फ 2 प्रश्न रह गए हैं। 24वां प्रश्न क्या है? क्या मास्क से ओमिक्रॉन को रोका जा सकता है? मास्क पहनना हम बता रहे हैं जरूरी है, कितना इफेक्टिव होगा? डॉक्टर नीलम, मास्क अप यानी कि आप सेफ हैं? जी बिल्कुल, आई थिंक द बेस्ट वे टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ राइट नाउ, क्योंकि अभी हम बता रहे हैं वैक्सीन, ये वो, प्रोटेक्शन एंड ऑल, सो प्रिवेंशन इज बेटर। मास्क डेफिनेटली इसको प्रिवेंट कर सकते हैं।
और मैं कहूंगी कि अगर हम N95 मास्क इस्तेमाल करें, जो अब इंडिया में काफी कम कॉस्ट के हो चुके हैं, या आपका थिक मोटे कपड़े का, लेकिन पहनने का तरीका सही हो कि आपका नाक और मुंह दोनों कवर्ड हो, ये नहीं कि वो गर्दन में अटका हो या नाक के नीचे हो, जो अधिकतर लोगों में देखा जा रहा है। अभी भी वो समझ नहीं पाए। तो आई थिंक मैं यही कहूंगी कि मास्क इज वेरी गुड वे ऑफ प्रोटेक्शन। जी डॉक्टर दीपक, लेकिन मास्क के यूजेस को लेकर भी बहुत सारे सवाल लोगों के मन में आते हैं। कैसा मास्क यूज करें? बहुत ज्यादा मास्क पहनने वाले भी परेशान हुए हैं। जो एक यूज एंड थ्रो वाला मास्क, एक सिंपल सा मास्क आता है, या फिर जो कपड़े के मास्क बनते हैं, तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मास्क तो जरूरी है, लेकिन कैसे और किस तरह से जरूरी है? कैसा मास्क होना चाहिए? देखिए, अभी मैम ने भी बताया N95 मास्क जो है बहुत अप्रोप्रिएट है। पहनने का सबसे जो ज़्यादा तरीका जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपका जो नाक है और जो मुंह है वो पूरी तरह से ढका हो, पूरी तरह से गैप हो, ऊपर जो क्लिप होती है वो दबी हुई हो, ताकि जो ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके ड्रॉपलेट्स हैं, यदि आप छींकते हैं, खांसते हैं, तो वो बाहर ना जा पाएँ, आप अपने आप को रोक पाएँ। और कचरों पे या कहीं पर भी डंप करना है मास्क को, तो उसके बारे में भी थोड़ी सी सिविक सेंस आनी पड़ेगी आपको। उठा के कहीं भी चल दिए, फेंक दिए अपने मास्क को, वो कभी गलती नहीं करनी है आपको। बहुत समझदारी से उनका यूज़ करना है और बार बार कोशिश करनी है कि आपको एक ही मास्क को बहुत लंबे समय तक इस्तेमाल में ना लाएं, मास्क को बदलते रहें। N95 मास्क सबसे बेस्ट है, अप्रोप्रिएट है, उसका इस्तेमाल करें। चलिए, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, एक सामान्य व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। चलिए अगले सवाल, यानी अंतिम सवाल, 25वां सवाल आज के कार्यक्रम का, वहां हम पहुंच चुके हैं। क्या ओमिक्रॉन की वजह से हार्ट अटैक आता है? ये देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। ओमिक्रॉन क्या आपको हार्ट अटैक दे सकता है? डॉक्टर राजू व्यास, जो कि हार्ट एक्सपर्ट है फोर्टिस से, आप बताइए इसका जवाब। जहां तक सवाल है कि अभी तक तो बहुत अर्ली स्टेज है इंडिया में, अभी इस तरह की कोई इंसिडेंस हम लोगों को देखना नहीं पड़ा है, परंतु हाँ, होने की संभावना रहती है। बट इट डिपेंड्स अपॉन कि इसका आने वाले 4 से 6 हफ्तों में हम किस प्रकार से इसका आगे डिफरेंट ऑर्गन्स पे इफेक्ट देखते हैं। क्योंकि अभी तो जैसा कि डॉक्टर वली ने बताया कि सिंपल अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ही रहता है, और उसके बाद में सिस्टमिक इसका इन्फेस्टेशन या सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन इसके कारण नहीं होता, इसलिए हार्ट पे बुरा असर होने की संभावना नहीं रहती है नॉर्मल इंसान को। परंतु जो लोग जिनको ऑलरेडी हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं या जिन लोगों को ऑलरेडी लंग्स के इश्यूज हैं, उन लोगों में यह आगे चल के तकलीफ दे सकता है अगर किसी को ओमिक्रॉन इन्फेक्शन हो तो। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी, लेकिन एक सवाल जो मैं अपनी तरफ से डॉक्टर दीपक आचार्य से पूछना चाहूंगा। 25 सवाल थे, वो हमने पूछ लिए जो हर व्यक्ति की जरूरी है। दीपक जी, जल्दी से अगर आप बता पाएं, क्या एनवायरमेंट, क्लाइमेट या फिर ज्योग्राफिकल जो एरिया है, उसका कहीं कोई वायरस पे असर है, या वायरस अलग अलग बिहेव कर रहा है? डेफिनेटली अलग अलग तरह से बिहेव करेगा, किस तरह की पॉपुलेशन में किस तरह की इम्यूनिटी बनी हुई है, कितने ज़्यादा। कई कंट्रीज़ हैं, आज हम देखें बहुत सारी डेवलपिंग और अंडर जो पुअर कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर 10% भी अभी वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। डेवलपिंग कंट्रीज़ में 40% वैक्सीनेशन भी नहीं हुआ है। तो जहाँ पर जितना कम वैक्सीनेशन होगा, वहाँ पर ज़्यादा इसका इम्पैक्ट देखने आएगा। हम जितनी तेज़ी से बढ़े हैं, जितनी तेज़ी से हमारा वैक्सीनेशन हो रहा है हमारी कंट्री के अंदर, डेफिनेटली हम एक ऐसे सेफ जोन में दिखते हैं। बस इतना है कि लोग जो हैं वो थोड़ी अपनी समझ बिल्कुल हमें अपनी समझदारी दिखानी होगी। इस वायरस से किसी एक को नहीं लड़ना है, पूरे देश को लड़ना है, और पूरे देश को इस बात को समझना होगा। यही बात समझाने के लिए आज हमने 25 सवालों की फहरिस्त रखी दर्शकों के सामने, और अपने पूरे पैनल से डॉक्टर्स जो कि एक्सपर्ट हैं अलग अलग मामलों के, उनसे हमने जवाब हासिल करने की कोशिश की। उम्मीद करते हैं कि TV9 भारतवर्ष के द्वारा ये जो पहल है ये हम सबके काम आएगी, और हम सब कोरोना से लड़ने के लिए कुछ न कुछ इससे सीख पाए होंगे, समझ पाए होंगे, ताकि ओमिक्रॉन से बेहतर तरीके से पूरा देश डील कर सके। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।